एवरीवन, वेलकम टू नोकी प्लस अकेडमी। आज में हम आपको एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 7 कराने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारे प्रैक्टिस सेट सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जोएम्पा लेक्सो कहाँ का एक स्वागत नृत्य है? जोएम्पा लेक्सो कहाँ का एक स्वागत नृत्य है? अफगानिस्तान का, भूटान का, श्रीलंका का या बांग्लादेश का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान का। कहाँ का भैया? ये भूटान का एक स्वागत नृत्य है। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन में है अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। यहाँ के भी हम नृत्य देख लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान का है अत्तान और पश्तो, ये अफगानिस्तान का नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका का है कैंडियन नृत्य, श्रीलंका के क्या है? कैंडियन नृत्य। और बांग्लादेश से का है ढाली, बाउल, मणिपुरी और सर्प नृत्य। ढाली, बाउल, मणिपुरी और सर्प नृत्य ये बांग्लादेश का नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? खिजराबाद के नाम से, सीरी के नाम से, दीनपनाह से या फिर रायपिथौरा से? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी के नाम से बनाई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, खिजराबाद क्या है? खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। इसके अलावा दीनपनाह की स्थापना किसने की थी? मुगल सम्राट हुमायूं ने दीनपनाह की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। तो जैसे कि आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। तो हम खिलजी वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला था खिलजी वंश। और खिलजी वंश के संस्थापक कह सकते हैं कि संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया था? 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया था। इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आए और अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया 1296 से लेकर 1316 तक। अब अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। इसके अलावा इसके बाद फिर शहाबुद्दीन उमर, फिर अंतिम शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो कि अंतिम शासक था, 1316 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश पर शासन किया था इसने। ठीक है, याद करेंगे, याद रखेंगे। अब बात हो रही है इसमें अलाउद्दीन खिलजी की, तो हम थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्पेशल अलग से देख लेते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था 1296 से लेकर 1316 तक, जैसे कि आपको पता है, भी हमने आपको बताया है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुरसास्प था। क्या था भैया? गुरसास्प था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी यानी कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे याद रखेंगे। इसने 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और इसका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में है। ठीक है, याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावत। और पद्मावत में है चित्तौड़ की विजय का उल्लेख है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। इसके अलावा चित्तौड़ विजय के फलस्वरूप इसने अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। याद रखेंगे इस चीज को। आगे चलते हैं। और इसके समय में बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था दीवाने रियासत नाम का अधिकारी करता था। कौन करता था? दीवाने रियासत नाम का अधिकारी करता था। और इसके अंतर्गत 3 अधिकारी आते थे। और 3 अधिकारी कौन थे? एक शहना था जो कि निरीक्षक होता था, एक बरीद था जो गुप्तचर अधिकारी होता था, और एक था मुनिया जो कि गुप्तचर होता था। ठीक है, तो ये 3 अधिकारी आते थे भैया। ये अधिकारी, ये रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आरजे मुमालिक के द्वारा सैनिकों की भर्ती की जाती थी। किसके द्वारा? आरजे मुमालिक के द्वारा सैनिकों की भर्ती की जाती थी। और दीवाने खारिज के द्वारा हुलिया दर्ज किया जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। किसके द्वारा? दीवाने खारिज के द्वारा। और इसी के समय पर घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, और ये पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की व्यवस्था की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा भी इसी ने शुरुआत की थी। ठीक है, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके अलावा फिर इसके मंत्री परिषद होता था। और मंत्री परिषदों के कुछ मंत्रियों के नाम होते थे, जैसे कि दीवाने रसातल होता था मंत्री। एक दीवाने रसातल होता था जो कि विदेशी विभाग का मंत्री होता था। एक दीवाने इंशा होता था जो कि शाही आदेशों का पालन करने वाला होता था। इसके अलावा एक दीवाने वजारत होता था जो कि वजीर कहते थे उसे। और इसके अलावा एक दीवाने आरिज होता था जो कि सैन्य मंत्री होता था। ये मंत्री परिषद है। ये मंत्री परिषद के कुछ नाम, मतलब मंत्रियों के कुछ नाम है जो कि एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखनी है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नारली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? नारली पूर्णिमा किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? बिहार का, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु का? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। देखिए, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र।
नारली पूर्णिमा कहाँ का है भैया, कहाँ का त्योहार है, ये महाराष्ट्र का त्योहार है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का त्योहार है, याद रखेंगे। और है महाराष्ट्र के उत्सव, उसे देख लेते हैं, जैसे जो कि एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए महाराष्ट्र के विठोबा, नारली पूर्णिमा और आयुध पूजा, कौन कौन से हैं, विठोबा, नारली पूर्णिमा, आयुध पूजा और है गुड़ी पड़वा। इंपॉर्टेंट है भैया गुड़ी पड़वा, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड़ी पड़वा। इसके अलावा पोला और एलिफोंटा महोत्सव और है गणेश चतुर्थी और कोजागरी पूजा। कौन सा, गणेश चतुर्थी और कोजागरी पूजा, ठीक है, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा हम देखेंगे बिहार के, बिहार में है, बिहार में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है साम चकेवा, साम चकेवा, बिहुला और जीतिया। कौन कौन सा, साम चकेवा, बिहुला और जीतिया। और है सरहुल और सोहराई और है कर्मा और छठ पूजा। ये बिहार के कुछ त्योहार हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब हमारे पास पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के भी देख लेते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल के हैं दुर्गा पूजा, गंगा सागर उत्सव और जगधात्री पूजा। दुर्गा पूजा, गंगा सागर उत्सव और जगधात्री पूजा। इसके अलावा है डोल उत्सव, पोइला बैसाख और तीस्ता चाय महोत्सव, ये पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा है, इसके अलावा है तमिलनाडु के, तमिलनाडु के देखेंगे, तमिलनाडु के हैं पोंगल। तमिलनाडु का है पोंगल, पोंगल जो कि 4 दिन मनाया जाता है पोंगल, ठीक है। कौन कौन से, पहले दिन को भेंगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे को मट्टू पोंगल और चौथे को कन्या पोंगल कहते हैं। इसके अलावा है जल्लीकट्टू, चित्राथी और थाईपुसम, ये तमिलनाडु के कुछ त्योहार हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ढालो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। ढालो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, असम का, उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का या गोवा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा का एक लोक नृत्य है ढालो, याद रखेंगे इसे। अच्छा, गोवा के और भी लोक नृत्य हैं, इन्हें देख लेते हैं। ये है आपका ढालो तो है ही है, इसके अलावा है देखनी धनगर और है फुगंडी, भुवांदो और कोरेडिन्हो और है कुनवी और तलगड़ी और जागोर, ये गोवा के कुछ लोक नृत्य हैं, ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन से हैं, ढालो, देखनी धनगर, पुगंडी, भोवांदो, कोरेडिन्हो और है कुनवी, तलगड़ी और जागोर, ये गोवा के कुछ लोक नृत्य हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं जवारा, मटकी, शैला, लहंगी। कौन कौन सा, फिर से पढ़ेंगे इसे, जवारा, मटकी, शैला, लहंगी। इसके अलावा है तुतली नृत्य, मुरिया नृत्य, बारदी नृत्य और अहिरी नृत्य, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे असम और उड़ीसा के लिए, असम का और उड़ीसा के नृत्य देखेंगे। असम के हैं खेल गोपाल, कली गोपाल, बिछुआ और नट पूजा। खेल गोपाल, कली गोपाल, बिछुआ, नट पूजा और है बिहू, अंकिया नाट, बागरुम्बा और झुमुरा, ठीक है। अब बात आती है उड़ीसा की, उड़ीसा के देखेंगे। उड़ीसा के हैं घुमुरा, पाला, डसकथिया, डलखाई, छऊ नाच, बागा नाच, करम नाच। कौन कौन से, डलखाई है, इसके अलावा छऊ नाच, बागा नाच, करम नाच और है ढप नृत्य, गोटीपुआ और है डंडारी और मुनरी, ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी, कार्नवालिस की, क्लाइव की, लिटन की या फिर डफरिन की। देखिए बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की नीति जो थी वो क्लाइव की उपज थी, इसका सही जवाब ऑप्शन डी, क्लाइव हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा क्लाइव के बारे में देखेंगे और इन चारों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्लाइव के बारे में देखते हैं। क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर रहा था, ये क्लाइव जो था वो पहला बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था पहला, ठीक है। अच्छा, इसने कब से कब तक बंगाल का गवर्नर रहा था, ये 1757 से लेकर 1760 तक रहा था, फिर इसको 1765 में से वापस बुला लिया गया, फिर 1767 तक रहा था लॉर्ड क्लाइव, याद रखेंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध के पश्चात इसको प्रथम भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। फिर 1760 में ये वापस चला गया। फिर बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इसको वापस बुला लिया गया, बंगाल का गवर्नर इसको वापस बुला कर इसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और 1765 में इसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इसने इलाहाबाद की संधि की, इसकी संधि की, इलाहाबाद की संधि की, और इलाहाबाद की संधि में इसने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, ठीक है, याद रखेंगे। इसी के साथ क्लाइव ने 1765 ईस्वी में द्वैत शासन शुरू किया और जो कि 1772 तक चलता रहा था।
और 1765 में ही इसने एक व्यापार समिति की स्थापना की थी, जिसके तहत कंपनी को नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लिटन के बारे में देख लेते हैं। लिटन जो है, ये भारत का वायसराय बना था। लिटन भारत का वायसराय था 1876 से लेकर 1880 तक। इसने क्या क्या किया, इसके देख लेते हैं। देखिए, इसने भारतीयों के लिए भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में स्थापित किया। यानी कि ये लेकर आया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम लेकर आया था 1878 में। कौन लेकर आया था? ये लॉर्ड लिटन लेकर आया था। और लॉर्ड लिटन ने ही 1879 ईस्वी में, 1879 में सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। कितनी कर दी थी भैया? 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसने की थी? लॉर्ड लिटन ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, ये 1878 में। तो कौन सा एक्ट लेके आया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आया था, जो कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर लगता था। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, आपको याद रखने। अब इसके बाद देखेंगे हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसके अलावा फिर 1805 तक रहा था। ठीक है, तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसके सरकार में। तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक। इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। ठीक है, इसने न्यायिक विभाग को राजस्व विभाग से पृथक कर दिया था, यानी कि इसने शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया था, आपको इसे याद रखना होगा। इसके अलावा बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था 1793 में। बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था 1793 में। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था। इसके अलावा इसने भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, और पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है और पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि कहाँ पर है? गाजीपुर में स्थित है। हम बात करते हैं डफरिन की। डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक भारत का वायसराय रहा था, और इसने इसी के समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, तो और बर्मा को अंतिम रूप से भारत में विलय कर लिया गया था। लॉर्ड डफरिन ने बर्मा को भारत में विलय कर लिया था। इसके अलावा इसके समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, जिन्हें शिमला का संत भी कहा जाता है। याद रखेंगे आप इसे। अच्छा, इसके अलावा नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग भारत आया था इनके समय पर, लॉर्ड डफरिन के समय पर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विषम को पहचानना है हमें इसमें से। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, बीज उर्वरक, जल प्रौद्योगिकी। तो इसका सही जवाब बताइए। इसमें से ऑड को हमें पहचानना है, तो इसको ऑड को पहचानेंगे, श्वेत क्रांति इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, आधुनिक कृषि, ये तीनों की तीनों कृषि से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये तीनों की तीनों सेम हो जाएंगे, इसकी वजह से ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी? 2010 में, 9 में, 8 में या 7 में? देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। ठीक है। अच्छा, इस साल 2024 में आईपीएल हो चुका है, और ये कौन सा सीजन हुआ था? 2024 में 17वां सीजन हुआ था। कौन सा सीजन हुआ था भैया? 17वां सीजन हुआ था। और इसमें विजय कौन हुआ था? यानी कि इसमें विजेता टीम कौन रही? केकेआर रही थी, विजयी टीम। कौन रही थी? केकेआर रही थी, विजयी टीम इसमें केकेआर रही थी। और उपविजेता टीम जो थी वो सनराइजर्स हैदराबाद थी। ठीक है। इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं वो सुनील नारायण मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं इसमें। और पर्पल कैप किसको मिला है? हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला है, जिन्होंने 24 विकेट लिए हैं। इसके अलावा ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला है, जिन्होंने 741 रन बनाए हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है भैया? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, तमिलनाडु में? तो ये गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल में और भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, उन्हें हम देख लेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान है, जलदापारा है, इसके अलावा नेवरा है, और सिंगलीला है, और है हमारे पास गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिहाज से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है।
अब हम बात करेंगे गुजरात की, बिहार की और तमिलनाडु की। इनके भी राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। गुजरात में है नल सरोवर अभयारण्य, इसके अलावा वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, और है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, और है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये गुजरात के कुछ राष्ट्रीय गुजरात के हो जाते हैं जो कि इंपोर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? नल सरोवर, वंसदा, गिर वन, ब्लैक बक और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। हम बिहार के देखेंगे। देखिए बिहार में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य यानी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है क्या बिहार में। और है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, याद रखेंगे। अब बात करेंगे तमिलनाडु की। हम बात करने वाले हैं भैया तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। और एक है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और एक है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, और है इंदिरा गांधी, यानी इसको अन्नामलाई भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, और है वेदांतगल अभयारण्य, और है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और है कलाकड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व। तो ये तमिलनाडु के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। कौन कौन से इन्हें देख लेंगे, फिर से बताता हूँ। मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी, वेदांतगल, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कलाकड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व। ठीक है, आप इसे एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भरतनाट्यम के महानायक मृणालिनी साराभाई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए भी पहचाना जाता है? मृणालिनी साराभाई को किस नृत्य के लिए पहचाना जाता है? मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी थी, ठीक है। पहचाना जाता था कथक के लिए, कथकली के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, ओडिसी के लिए। ये भरतनाट्यम की तो एक अच्छी महानायक हैं, अच्छी नर्तक हैं। इसके अलावा और कौन सा नृत्य कर लेती हैं ये, और कौन से नृत्य के लिए इन्हें पहचाना जाता है? और इन्हें पहचाना जाता है कथकली के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी कथकली हो जाएगा। अब अब हम कथकली का कुछ नृत्य भी, कुछ नर्तक भी देख लेते हैं, जैसे कि आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, ये कथकली के हैं कुछ। कौन कौन से? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, इसके अलावा मृणालिनी साराभाई और है कृष्ण नायर। कौन कौन से? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई और है कृष्ण नायर, और है इसके अलावा शांतारावा गोपीनाथ। ये कथकली के कुछ नर्तक हैं, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम देखते हैं कथक के लिए। कथक के हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शोभना नारायण। कौन कौन से? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शोभना नारायण, और है नलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, कुमकुमधर और उमा शर्मा। ठीक है, कथक के हो जाते हैं। इंपोर्टेंट है भैया, बिरजू महाराज तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कौन सा? बिरजू महाराज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम, अब ओडिसी की और कुचिपुड़ी के भी देख लेते हैं। हम ओडिसी कुचिपुड़ी के देखें, सबसे पहले ओडिसी को देखेंगे। ओडिसी के कुछ नर्तक हैं, सोनल मान सिंह, काफी बार एग्जाम में आया हुआ सोनल मान सिंह, याद रखेंगे। सोनल मान सिंह, हरे कृष्ण बेहरा, संयुक्ता पन्निग्राही, इसके अलावा है केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, और है मीनाती मिश्रा और माधवी मुदगल। ठीक है, ओडिसी के कौन कौन है? सोनल मान सिंह, हरे कृष्ण बेहरा, संयुक्ता पन्निग्राही, केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा और माधवी मुदगल। इसमें से सोनल मान सिंह और केलुचरण महापात्र तो बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, आपको याद रखने। कुचिपुड़ी के देखेंगे। कुचिपुड़ी के अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, और है यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी और शोभा नायडू। ये कुचिपुड़ी के हो जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है हमें? मौखरी से, वर्धन से, सातवाहन से और गुप्त से। देखिए, हमें सती प्रथा का अभिलेखीय उदाहरण हमें गुप्त से मिलता है। किससे मिलता है? गुप्त साम्राज्य से मिलता है, ठीक है, गुप्त काल से मिलता है। और ये अभिलेख जो सती का जो अभिलेख है, तो वो पहला अभिलेख किस, मतलब किस लेखक के अभिलेख से मिलता है? तो ये हमें मिलता है भानुगुप्त की एरण अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें सती का प्रमाण मिलता है, सती होने का पहली बार प्रमाण मिलता है हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सती प्रथा के लिए कानून किसने बनवाया था? राजा राम मोहन राय की सहायता से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाया था सती प्रथा का अंत करने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। किसने बनाया था? बेंटिक ने बनाया था 1829 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय के सहयोग से बनाया था।
याद रखेंगे। अब बात हो रही है सती प्रथा का पहला अवलेख हमें गुप्त साम्राज्य से मिलता है या गुप्त काल से मिलता है, तो हमें पता होना चाहिए गुप्त काल के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त काल के संस्थापक कौन थे भैया? श्रीगुप्त गुप्त काल के संस्थापक थे। और इसमें कुछ और शासक थे जो कि इंपोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है इसमें। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत की थी भैया गुप्त संवत की चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरुआत की थी। और ये ये पहले गुप्त शासक थे। ये पहले गुप्त शासक थे जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आपको याद रखना है भैया, ठीक है। आगे चलते हैं। इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। और इसने अपने सिक्के पर अब कुमार देवी का चित्र, अपना और कुमार देवी का चित्र गुदवाया था। ठीक है, किसने गुदवाया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने गुदवाया था, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। अब इसका एक और शासक था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि इसने अपने जितने भी युद्ध लड़े थे सारे के सारे इसने युद्ध जीते थे समुद्रगुप्त ने। ठीक है। और इनका दरबारी कवि हर्षेण थे। इनके दरबारी कवि कौन थे? हर्षेण थे, याद रखेंगे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति बनवाई थी। हर्षेण ने क्या बनवाई थी? इलाहाबाद प्रशस्ति हर्षेण ने बनवाई थी, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा, समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे और ये क्वेश्चन वीणा वादक थे। कौन से वादक थे? वीणा वादक थे समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे। और समुद्रगुप्त से ही मेघवर्ण जो कि श्रीलंकाई शासक थे, इसने गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। मेघवर्ण ने गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, किससे? समुद्रगुप्त से। और वहां पर महाबोधि संगाराम विहार का निर्माण भी करवाया था। किसने? मेघवर्ण ने, याद रखेंगे। अब बात आती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने शकों पर विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसके शासनकाल में कालिदास थे। इनके शासनकाल में कौन थे? कालिदास थे। जिसने क्या किया था भैया? कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। और इसके अलावा कुमार संभवम की स्थापना, कुमार संभवम की रचना की थी, जो कि जिसकी कार्तिकेय की कथा है। ठीक है, याद रखेंगे ये। इसके अलावा इन्हीं के समय पर प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे धन्वंतरी, जिन्होंने नवीनतकम की रचना की थी। धन्वंतरी ने किसकी रचना की थी? नवीनतकम की रचना की थी, याद रखेंगे। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। एक और गुप्त साम्राज्य का शासक था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और गुप्त शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे भैया कि गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और गुप्तों का राज चिन्ह गरुड़ था। गुप्तों का राज चिन्ह क्या था? गरुड़ गरुड़ था। पंचतंत्र गुप्तकाल की ही प्रमुख रचना है। ये पंचतंत्र किसकी रचना है? गुप्तकाल की प्रमुख रचना है, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और पंचतंत्र को 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 12 भागों में बांटा गया है। और एक और गुप्त शासक था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया? इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। किसका पुनरुद्धार करवाया था? सुदर्शन झील का। अच्छा, सुदर्शन झील किसके सरकार मतलब किसके शासनकाल में बनाई गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाई गई थी सुदर्शन झील। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त गुप्त काल का अंतिम शासक था। इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा मिशन भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन, लिनलिथागो, कैबिनेट या साइमन कमीशन? देखिए, 1942 में कौन सा मिशन ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा था? तो वो भेजा था क्रिप्स मिशन भेजा था। कौन सा मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन भेजा था। 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था भारत आने का? और इसने क्या क्या मांगे रखी थी भारतीयों से? क्या क्या कहा था भारतीयों से? क्या प्रस्ताव रखा था? इसे हम अभी देख लेते हैं। देखिए, इसने जब ये भारत आया था तो इसने भारतीयों से कहा था कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद वो एक भारतीय राज्य का, तो भारतीय का एक संघ बनाया जाएगा और राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी। ये क्रिप्स मिशन ने कहा था। यानी क्रिप्स मिशन हमसे कह रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दें। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम भारतीयों का एक संघ बनाएंगे। इसके अलावा राज्यों को स्वायत्तता देंगे और वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दी जाएगी, ये उन्होंने कहा था। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही थी। इन्होंने कहा था एक बार काउंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे। लेकिन इनकी इन मांगों को और इनके इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। और इसके बाद कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था।
गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या, क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, आपको याद रखना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसी के फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाया किसने था, लिन लिथागो ने दबा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, अब बात आती है कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन को देखेंगे, देखिए कैबिनेट मिशन ये इसके बाद में आया था, क्रिप्स मिशन के बाद में आया था कैबिनेट मिशन। क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी थी कि वे 1948 में भारत छोड़ देंगे। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को पहुंचा। कब पहुंचा भैया, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। और इसने क्या कहा था, ठीक है। अच्छा, कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे, कौन कौन थे 3 मंत्री, इसे देख लेते हैं। इसमें थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन के लॉरेंस अध्यक्ष थे, 3 मंत्री थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। अच्छा, कैबिनेट मिशन ने 2 प्रावधान रखे थे। 2 प्रावधान क्या किए थे, इसने संविधान सभा का गठन करवाया था जिसमें 389 सदस्य थे। इसके अलावा एक अंतरिम सरकार बनाई थी जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन करवाया और अंतिम सरकार बनाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा लिन लिथागो की। देखिए, लिन लिथागो भारत का वायसराय था 1936 तक, 1936 से लेकर 1943 तक ये भारत का वायसराय रहा था लिन लिथागो। और इसी के समय पर पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 ईस्वी में। लिन लिथागो के समय पर पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 ईस्वी में, याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसके अलावा क्रिप्स प्रस्ताव आया था भारत में, कब आया था भैया बताइए आप कब, को 1942 में भारत में भेजा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, याद रखेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होता है, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं निष्कासन, विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति या फिर अटॉर्नी जनरल के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 यानी कि 167 के अनुसार ये मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय लिए गए हैं उसकी सूचना राज्यपाल को देना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनार, बैगन, काली गाजर और लाल पत्ता गोभी में फेनोलिक समूह से संबंधित कौन सा पानी में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है। अनार, बैगन, काली गाजर और लाल पत्ता गोभी में फेनोलिक समूह से संबंधित कौन सा पानी में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है। ऑप्शन ए फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोबिलिन, बीटालेन या फिर एंथोसाइनिन। तो कौन सा वर्णक मौजूद होता है, वो मौजूद होता है एंथोसाइनिन मौजूद होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी एंथोसाइनिन हो जाएगा। अच्छा, फाइकोएरिथ्रिन किस में मौजूद होता है, आपको पता होना चाहिए। फाइकोएरिथ्रिन लाल शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें फाइकोबिलिन दे रखा है, फाइकोबिलिन भी लाल शैवाल में मौजूद होता है। इसके अलावा नीले और हरे शैवालों में भी पाया जाता है। इसके अलावा बीटालेन को देखते हैं। देखिए, बीटालेन ये चुकंदर और कैक्टी में पाया जाता है बीटालेन। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। तो कौन सा आर्टिकल राज्य वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, कौन सा आर्टिकल लगाता है। आर्टिकल 28, 29, 30 या 27। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है भैया कि शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो कि राज्य वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 28 ये बात कहता है। अब बात आई थी आर्टिकल 27, 29 और 30 को, हम भी इनको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हम बात करेंगे आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 जो है उसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि इसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। क्या कहा गया है इसमें, अल्पसंख्यक को उसकी भाषा के आधार पर या फिर उसकी संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं, ये आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 39 में अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण देता है आर्टिकल 30। अच्छा, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण देता है। ये क्या कहता है, जैसे कि अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है
तो अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था खोल सकता है और सरकार उसे भी धन देगी उसको संस्था खोलने के लिए। तो ये आर्टिकल 30 में है, ठीक है, आर्टिकल 30 में है ये, याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? ब्याज, मजदूरी, किराया या पेंशन? देखिए कारक भुगतान का इसमें उदाहरण पेंशन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पेंशन। अब आप सोच रहे होंगे भैया कारक भुगतान क्या होता है? अब आप क्या सोच रहे होंगे कारक भुगतान क्या होता है? देखिए कारक भुगतान कुछ नहीं, बस एक छोटी चीज होती है। देखिए जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज का उत्पादन करता है तो उस उत्पादन के लिए जरूरी चीजों के मालिकों को पैसे देने होते हैं। तो उत्पादन करने के लिए कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है और जरूरी चीजें हम किसी से लेते हैं तो उनके मालिकों को पैसे देने होते हैं। ये पैसा ही कारक भुगतान कहलाता है। देखिए अब आपकी समझ में थोड़ा कम आया होगा, अब आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कोई भी चीज का उत्पादन करने के लिए आपको 4 कारकों की जरूरत होती है। कितने कारकों की जरूरत होती है? 4 कारकों की जरूरत होती है आपको किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए। सबसे पहले आपको भूमि चाहिए होती है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होती है? भूमि। अगर आपको भूमि चाहिए तो उस भूमि का आपको किराया देना पड़ेगा। किराया है इसमें? है, इसमें ऑप्शन में किराया है। अब बात आती है पूंजी की। अपने भूमि ले ली, अब अपने भूमि ले ली, अब उस पर पैसा लगाना पड़ेगा, पैसे से ही तो उत्पादन होगा किसी चीज का। तो पूंजी चाहिए, तो पूंजी के लिए आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो ब्याज है इसमें? जी बिल्कुल है ब्याज इसमें। अच्छा अब बात आती है श्रमिक। श्रमिक यानी कि मजदूरों की। तो मजदूरों के लिए आपको मजदूरी देनी पड़ेगी, उस पर काम भी तो मजदूर करेंगे, तो मजदूरों के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? मजदूरी देनी पड़ेगी। और मजदूरी है इसमें? जी बिल्कुल है इसमें। तो ये तीनों की तीनों कारक भुगतान है। एक पेंशन नहीं था तो पेंशन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ठीक है। और चौथा एक आता है उद्यमी, यानी कि कोई मालिक भी तो होगा उसका, कोई काम कराने वाला भी तो होगा, तो उसको उसको उसमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो ये चारों के चारों एक कारक होते हैं। क्या होते हैं? कारक होते हैं। और ये कारक भुगतान होते हैं। किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभ, ये कारक भुगतान होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू, कोलकाता या फिर हजीरा बंदरगाह? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ये बंदरगाह जो है भारत में 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह जिन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है सीधे सीधे। ठीक है, देखेंगे इसमें सबसे पहले नाहवा शेवा बंदरगाह, जो कि जिसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं, और ये महाराष्ट्र में है और सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। इसके अलावा एक है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है, और ये ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एग्जाम में आया हुआ भैया, याद रखेंगे। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा है एक मुर्मुगांव बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है, मर्मुगांव बंदरगाह। एक है मंगलुरु बंदरगाह, ये कर्नाटक में स्थित है, मंगलुरु बंदरगाह, याद रखेंगे। और एक आता है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह केरल लेगून पर स्थित है और इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह को, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा एक आता है तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है। ठीक है, अब बात आ जाती है चेन्नई बंदरगाह है एक, और एक है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है, एन्नोर बंदरगाह। और एक है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, एक आता है पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और एक है कलकत्ता बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और एक लास्ट है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, ये प्रमुख बंदरगाह हो गए। 13 प्रमुख बंदरगाह बड़े बड़े हैं जिन पर केंद्र का नियंत्रण होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होने वाला है? इनमें से कौन सा रोग है भैया जो जीवाणु से होता है? टिटनेस, मलेरिया, डेंगू या दमा? देखिए जीवाणु से जो होने वाला रोग है वो है टिटनेस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टिटनेस। टिटनेस जीवाणु से होने वाला रोग है। अच्छा मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू विषाणु से यानी कि विषाणु यानी कि वायरस से होता है। तो जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया होता है और विषाणु का मतलब वायरस होता है। और दमा जो होता है वो कवक की वजह से होता है। ठीक है, याद रखेंगे, फंगस की वजह से होता है। अब बात आई है इसमें जीवाणु की, तो हमें पता होना चाहिए भैया जीवाणु से होने वाला रोग टिटनेस है। इसके अलावा और कितने रोग हैं भैया जीवाणु से होने वाले जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं? देखिए इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, वो है डिप्सिटी का कुटनी है। ट्रिक का नाम क्या है भैया? ट्रिक क्या है? डिप्सिटी का कुटनी है। तो इसमें डी से मतलब क्या हो जाता है इसे देखेंगे। देखिए डी से मतलब होता है डिप्थीरिया, डी से मतलब है डिप्थीरिया।
प से मतलब होता है प्लेग, सी से होता है सिफिलिस, टी से होता है टिटनेस, और का से हो जाता है काली खांसी, और कू से होता है कुष्ठ रोग, और टा से होता है टाइफाइड प्लस टीबी। टाइफाइड और टीबी दोनों किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। इसके अलावा नी से हो जाता है निमोनिया, और है से हो जाता है हैजा। ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। हमें इसमें से सही कथन बताना है। केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। जी बिल्कुल गलत है भैया, राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर नहीं होता है। सर्दी के मौसम में दक्षिण भारत में अत्यधिक ठंड पड़ती है। सर्दी के मौसम में दक्षिण भारत में अत्यधिक ठंड पड़ती है नहीं। मध्य भारत में पूरे वर्ष भरपूर बारिश होती है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, केरल के तटीय क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो क्षेत्र या जो राज्य समुद्र के जितने पास होगा वहां पर उतने ही कम तापमान में अंतर देखने को मिलेगा दिन और रात में। ठीक है, जो राज्य समुद्र के जितने पास में होगा वहां के तापमान में उतना ही कम अंतर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलते हैं।